वेलकम टू फिजिक्स विद बीके पटेल सर क्लासेस, जहां पर आपको मिलेंगे फिजिक्स के बेस्ट नॉलेज and best example. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। वेलकम टू माय फिजिक्स क्लास। आज के क्लास में हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के तृतीय समीकरण का अलग अलग प्रकार के मेथड से, जनरल मेथड, कैलकुलस मेथड एंड ग्राफिकल मेथड से प्राप्त करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग देखते हैं गति के तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as का निगमन। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग जनरल मेथड से। तो इसके लिए देखिए, माना कोई वस्तु है, तो यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक समय t बराबर 0 समय पर स्थिति x0, वेग v0 तथा t समय पर स्थिति x व वेग भी है। एवं देखिए यहाँ पे जब वेग में यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। t बराबर 0 पर वेग v0 तथा t समय पश्चात उसकी स्थिति x व वेग v हो जाता है। यहाँ वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण। तो यहाँ पे लिखेंगे एवं उत्पन्न त्वरण ए है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे गति के प्रथम समीकरण। यहाँ पर देखिए हम लोग पिछले क्लास में प्राप्त कर चुके हैं गति का प्रथम समीकरण से क्या होता है। गति का प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू v0 प्लस at। यहाँ पर हम लोग v0 को इधर ले आएंगे पक्षांतर करके, तो v माइनस v0 इज इक्वल टू at। तो टाइम t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए v माइनस v0 और इधर से a नीचे आ जाएगा। इसको ले लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखते हैं वस्तु द्वारा चली गई कुल दूरी या कुल विस्थापन। तो गति के द्वितीय समीकरण में हम लोग इसको प्राप्त कर चुके हैं। कुल विस्थापन इज इक्वल टू होता है औसत वेग इंटू समय अंतराल। तो देखिए क्या प्राप्त होगा, कुल विस्थापन को ले लेते हैं s यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। औसत वेग, तो औसत वेग क्या होगा, देखिए प्रारंभिक वेग v0 प्लस t समय पश्चात उसका वेग v, अंतिम वेग v और पदों का योग अपान, देखिए यहाँ पर पदों की संख्या 2 और समय अंतराल। यहाँ पर समय अंतराल क्या होगा, देखिए अंतिम समय t माइनस प्रारंभिक समय 0। इस प्रकार से कुल विस्थापन s यानी स्थिति में परिवर्तन अर्थात कि t समय पश्चात स्थिति x माइनस प्रारंभिक स्थिति x0, इसको हम लोग लिख सकते हैं x। तो चाहे इधर x माइनस x0 भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर विस्थापन s इज इक्वल टू v0 प्लस v। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पे v को पहले लिख लेते हैं, v प्लस v0 अपान टू t माइनस 0। तो t माइनस 0 को लिख लेते हैं t। तो s हो जाएगा v प्लस v0 अपान 2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से t, तो t का वैल्यू कितना दिया है, v माइनस, देखिए यहाँ पर v माइनस v0 अपान a। इस प्रकार से देखिए जब ये मल्टीप्लाई होगा तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2a। अब ये बीजगणित का फार्मूला जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो उससे क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी v का स्क्वायर और माइनस v0 का स्क्वायर यानी ये। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2as
इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर। क्लियर? तो अपने को इतना लाना है वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर? तो इसके लिए हम लोग माइनस वी जीरो स्क्वायर इधर ले आते हैं, तो इधर राइट में क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो का स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस वी जीरो स्क्वायर, और इधर लेफ्ट में क्या है 2ax। तो इस प्रकार से जनरल मेथड से गति का जो तृतीय समीकरण है इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर? अब गति के तृतीय समीकरण को एक और मेथड से देख लेते हैं हम लोग, कैलकुलस मेथड से। यहां पर देखेंगे कैलकुलस मेथड से, यहां पर अप्लाई करेंगे कैलकुलस विधि से। तो किस प्रकार से कैलकुलस विधि से यह प्राप्त होता है, देखते हैं गति का तृतीय समीकरण। इसके लिए देखिए यहाँ पर देखिए किसी वस्तु का प्रारंभिक समय t बराबर 0 पर स्थिति x0, t समय पश्चात उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा x, प्रारंभिक वेग v0 से t समय पश्चात वेग v हो जाएगा, और उत्पन्न होने वाला त्वरण a है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे वेग। अपने को पता है वेग बराबर क्या होता है, वेग v इज इक्वल टू होता है स्थिति में परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वेग v इज इक्वल टू dx अपान dt। इसको और आगे क्या लिखा जा सकता है, देखिए v इज इक्वल टू dx अपान dt, इसको अपन लिख सकते हैं dx अपान dv, और इधर dv अपान dt से क्या होगा, dv और dv कैंसिल हो जाएगा तो dx अपान dt ही प्राप्त होगा। ऐसा करने से हमको फायदा क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए यहाँ dv अपान dt ये त्वरण का फार्मूला है, त्वरण यानी वेग में परिवर्तन अपान समय अंतराल। तो v इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx अपान dv, और dv अपान dt वस्तु पर उत्पन्न होने वाला क्या है, ये त्वरण a। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे देखिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a dx और इज इक्वल टू v का इससे मल्टीप्लाई होगा तो v इंटू dv। क्लियर? अब दोनों पक्ष में हम लोग समाकलन लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्ष में समाकलन करने पर या समाकलन लेने पर, तो समाकलन लेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर स्थिति x के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, त्वरण a कांस्टेंट है बाहर में आ जाएगा, और चूंकि स्थिति के सापेक्ष तो प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 पर x0, और अंतिम जो आपका समय t है उसके जो है स्थिति में परिवर्तन कितना हो रहा है x0 से x, तो अंतिम मान इसका x हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए v के सापेक्ष v है, यह आपका वेरिएबल है तो ये अंदर में ही रहेगा, समाकलन होगा इसका v के सापेक्ष। यहाँ पर देखिए t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग v0 और t समय पश्चात उसका वेग जो है कितना हो जाता है, v हो जाता है। ये देखिए इसका समाकलन क्या होगा, 1 का x के सापेक्ष x, और इसका मान दिया है प्रारंभिक मान x0 से अंतिम मान x। यहाँ पर देखिए v के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, v स्क्वायर अपान 2, और इसका मान दिया है प्रारंभिक वेग v0 और अंतिम वेग v। तो यह हो जाएगा x का वैल्यू x माइनस x का प्रारंभिक मान x0। यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो v का जगह में यहाँ v स्क्वायर और माइनस प्रारंभिक वेग जो है v0 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, देखिए a अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन यानी कि विस्थापन s इज इक्वल टू, ये देखिए आपका नीचे में 2 और ऊपर में प्राप्त हुआ v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए ये 2as इज इक्वल टू 1 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर। अब अपने को इतना प्राप्त करना है, पक्षांतर कर लेते हैं तो राइट में क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए ये v का स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर ले आएंगे तो प्लस v0 का स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या बचा है 2a। तो इस प्रकार से देखिए ये आपका v0 स्क्वायर को राइट में रहने देते हैं, तो ये आपका v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस v0 स्क्वायर आएगा और प्लस 2s पहले से प्राप्त है यहाँ पर लेफ्ट में, तो लास्ट में प्राप्त होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू
v0 स्क्वायर प्लस 2as। तो इस प्रकार से कैलकुलस मेथड से भी गति का तृतीय समीकरण को इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम लोग एक प्रकार का और मेथड देख लेते हैं, ग्राफिकल मेथड यानी ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि से गति के तृतीय समीकरण को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है देखते हैं हम लोग। देख लेते हैं अब ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि के लिए देखते हैं हम लोग इस प्रकार से, एक्स अक्ष में समय t और y अक्ष में वेग v के मध्य ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए समय t बराबर 0 पर मान लेते हैं एक वस्तु जो है उसकी स्थिति a है और प्रारंभिक समय में उसका वेग v0 है, a स्थिति है। यहां से जैसे ही एक समान त्वरित गति करते हुए वस्तु गति कर रहे थी, तो t समय पश्चात वस्तु जो है वह a से कहां चला जाएगा, t समय पश्चात b पर चला जाएगा। इस कंडीशन में इसका जो समय है उसको ले लेते हैं t, और इस स्थिति में देखिए इस समय पर उसका वेग जो है t समय पश्चात देख चुके हैं वो बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है। क्लियर, इसको इस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। जो आपका o इसको ले लेते हैं a b, ये c इसको ले लेते हैं d और इसको ले लेते हैं अपन e। क्लियर, इस प्रकार से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो O से A है वो कितना प्राप्त हो रहा है, O से A की जो दूरी है OA या फिर CD, ये प्रारंभिक वेग v0 को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, इसके पश्चात देखिए आपका O से ये वाला E या फिर ये B से D, ठीक है, O से E और B से D, ये अंतिम वेग v को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर, ये वाला जो पोर्शन है BC, ये इतना माइनस इतना, तो BD कितना है देखिए, ये है v और माइनस CD, तो CD कितना है v0। तो ये आपका BC हो जाएगा v माइनस v0। यहां देखिए ये वाला जो पोर्शन है A से C या फिर O से D, ये आपका यहां से यहां तक टाइम t को प्रदर्शित कर रहा है। क्लियर यहाँ तक। तो अब देखते हैं इसके लिए, ये जो आपका गति का तृतीय समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2as, ये जो है ये वाला क्षेत्र a b d o से घिरे क्षेत्र के बराबर, यानी वस्तु द्वारा यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक इसके कुल विस्थापन के बराबर प्राप्त होता है। तो वस्तु का यहाँ पर लिखेंगे कुल विस्थापन इज इक्वल टू, देखिए ये जो है एक कौन सी आकृति प्राप्त हो रहा है, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ का क्षेत्रफल के बराबर प्राप्त होता है। यहाँ पर लिखेंगे समलंब चतुर्भुज ए बी डी ओ का क्षेत्रफल। क्लियर, तो वस्तु का कुल विस्थापन S इज इक्वल टू समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग और इंटू होता है उस समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या ऊंचाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए S इज इक्वल टू समांतर भुजाओं का योग। इस समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजा ये है, इस चतुर्भुज की दो समांतर भुजाएं हैं। तो इन दोनों समांतर भुजाओं का योग करते हैं। बड़ी वाली भुजा क्या है देखिए आपका, बड़ी वाली भुजा जो है वह BD प्लस इसकी छोटी वाली भुजा AO या फिर OA लिखा जा सकता है।
ये हो गया, और इन दोनों भुजाओं के बीच की दूरी या इन दोनों के बीच की जो ऊंचाई है डिस्टेंस को आप शो कर सकते हो, तो O से D या फिर A से C भी लिखा जा सकता है। इसको अपन लिख सकते हैं AC। क्लियर यहाँ तक? तो अब देखिए S इज इक्वल टू 1/2 BD। यहाँ पर देखिए आपका B से D, तो B से D किसको प्रदर्शित कर रहा है? V को, प्लस OA। तो देखिए यहाँ पर OA का मान कितना है? V0। अब इसको ले लेते हैं AC, रहने देते हैं इसको, अभी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए हमारे पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। अगर इस कोण को थीटा लेंगे तो अपने को पता है कि समय t और वेग v के मध्य खींचे गए ग्राफ की प्रवणता जो है इसके त्वरण के बराबर होता है। तो चूंकि हम जानते हैं vt ग्राफ के लिए क्या होता है, vt ग्राफ के लिए त्वरण जो है उसकी प्रवणता यानी tan थीटा के बराबर होता है। क्लियर? अब tan थीटा का मान निकालेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब अपान आधार। लंब देखिए ये आपका न्यून कोण के सामने की भुजा लंब है, कितना दिया है ये? BC। ठीक है, ये आपके न्यून कोण के सामने की भुजा क्या हो गया? लंब हो गया BC, और आधार कितना है देखिए इसमें? AC। तो यहां पर लिखेंगे AC। क्लियर इतना? अब इसके पश्चात देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? A इज इक्वल टू BC अपान AC। तो देखिए अपने को यहां रखने के लिए क्या चाहिए? AC चाहिए। तो AC इज इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? देखिए AC इज इक्वल टू प्राप्त होगा BC अपान A। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए BC, तो BC का वैल्यू कितना है जी? V-0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं V-V0। ठीक है, और नीचे में कितना है? A। तो इस प्रकार से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप जो है AC, तो AC का जो वैल्यू है ये वाला, तो इस AC के वैल्यू को अपन को कहाँ रखना है? समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखते हैं समीकरण 1 में किस प्रकार से रखने से प्राप्त होता है। तो यहां पर देखिए समीकरण 1 में S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस V0 इंटू AC। तो यहां पर देखिए AC का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ है? V-V0 अपान A। तो समीकरण 1 में अपने को प्राप्त होगा, तो यहां पर देखिए S इज इक्वल टू 1/2 V प्लस V0 इंटू AC। तो AC का वैल्यू कितना है यहाँ? V-V0, और नीचे में कितना प्राप्त हो रहा है देखिए? A। क्लियर इतना? अब आगे बढ़ते हैं इसको। तो S इज इक्वल टू नीचे में देखिए A और 2 कितना हो जाएगा? ये 2A, और ऊपर में A प्लस B और A माइनस B, यानी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। अब यहां से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर। क्लियर? और 2A का S से मल्टीप्लाई होगा तो 2AS। तो अपने को इतना प्राप्त करना है। गति का तृतीय समीकरण V स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर को राइट में पक्षांतर कर लेते हैं, तो प्लस V0 का स्क्वायर प्लस 2AS। इस प्रकार से ग्राफीय विधि से भी गति के तृतीय समीकरण को इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, जो V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2AS प्राप्त होता है। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने गति के तृतीय समीकरण को भी जरल मेथड, कैलकुलस मेथड एवं ग्राफिकल मेथड से किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है ये देख लिए। तो इसी प्रकार से फिजिक्स के और भी नॉलेज के लिए मेरे YouTube क्लास को देखते रहिए। थैंक यू। All physics students, please like, comment, share and subscribe and press the bell icon, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।